बांग्लादेश के ढाका में आग लगने से भीषण हादसा हो गया है। 44 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के झुलसने की खबर है। हालांकि 4 मंजिला इमारत में लगी आग की ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। बता दें, ढाका मेडिकल कॉलेज में घायल भर्ती हैं और आग लगने की अभी तक हालांकि कोई जानकारी किस वजह से ये आग लगी ये सामने नहीं आ पाई है, लेकिन प्राथमिकता है कि इस बेकाबू आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हालात देखिए किस तरीके से इस भयावह स्थिति में लोगों के बीच दहशत थी, क्योंकि लगातार आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही थी और जिस तरीके से इस इमारत का पूरा हिस्सा आग की चपेट में था, आग बेकाबू होती जा रही थी। और यही वजह है कि ढाका मेडिकल कॉलेज में फिलहाल सभी घायलों को जल्द से जल्द इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया है। बीती रात ढाका के बेली रोड पर बनी एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें डराने वाली थी। जिस इमारत में आग लगी उसमें कई रेस्तरां समेत कपड़ों की भी दुकान है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक आग बीती रात करीब 10 बजे लगी। सबसे पहले आग की लपटें पहली मंजिल पर लगे रेस्तरां से दिखी, फिर तेजी से ऊपर के मंजिलों तक फैल गई। रेस्तरां में खाना खाने और कपड़ों की दुकान में काम करने वाले लोग ऊपर के मंजिल की ओर भागे। कई लोग ऊपर की मंजिलों के बाहर से लगाई गई सीढ़ियों के सहारे बाहर निकले, लेकिन कई लोगों को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। ग्रीन कोजी कॉटेज नाम की बिल्डिंग से 75 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 82 लोग बेहोश थे। अस्पताल में भर्ती 22 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। भीषण आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इससे पहले करीब 50 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री सामंत लाल सेन राहत और बचाव काम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का भी हाल जाना। बिल्डिंग में आग क्यों लगी इसकी वजहों का पता अभी तक नहीं चला है। और बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। सीईसी की बैठक में लगे उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। रात में करीब 4.5 घंटे तक हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब रात 11 बजे तक शुरू हुई, जो करीब 4:30 बजे तक चली। इस मैराथन बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान के सीएम और 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर करीब 25 मिनट तक बैठक चली। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। बंगाल के बाद बैठक में छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों को लेकर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के 11 में से 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। तेलंगाना के 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है। केरल के सभी 20 सीटों पर चर्चा हुई। पहली लिस्ट में 5-6 नामों का ऐलान संभव है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम में करीब सभी 14 सीटों पर चर्चा हो गई है। सूत्रों के मुताबिक असम में लगभग 40% उम्मीदवार बदले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक असम के डुब्रीगढ़ से केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली की जगह सर्बानंद सोनोवाला चुनाव लड़ेंगे। रामेश्वर तेली को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। बैठक में गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, असम, गोवा और दिल्ली के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू रीजन की सीटों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को पार्टी राजौरी, अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ा सकती है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अगले हफ्ते 100 उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी तय है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कांग्रेस में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते कांग्रेस 100 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस ने अगले हफ्ते सीईसी की पहली बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर फाइनल राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य, केरल और मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों कांग्रेस ने कई सहयोगी दलों के साथ भी सीट समझौता किया है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट समझौते का ऐलान हो चुका है। अब जल्द ही कांग्रेस अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज से लेकर कल तक वो किन राज्यों का दौरा करेंगे, पूरी लिस्ट, पूरा शेड्यूल आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी पहुंचेंगे। यहाँ पीएम सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बाद ये देश में तीसरा उर्वरक संयंत्र होगा, जिसे फिर से चालू किया जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी चतरा के उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 17,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सिंदरी का खाद कारखाना 8,900 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसे यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। इससे देश के हर साल 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड के दौरे के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में 22,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कल बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। बिहार को पीएम करीब 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार दौरे में पीएम मोदी बरौनी रिफाइनरी के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ 4 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पटना में गंगा नदी पर नए 6 लेन पुल की आधारशिला भी रखेंगे। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे और इस दौरे में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई और साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी का फोकस दक्षिण पर ज्यादा है। इस मिशन पर पीएम मोदी का ध्यान बीते कई महीनों से है। पीएम बीते कुछ महीनों से कई बार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 4 मार्च को पीएम मोदी आदिलाबाद में होंगे, जबकि 5 मार्च को सांगारेड्डी शहर का दौरा करेंगे। 4 मार्च को पीएम रामागुंडम NTPC थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 800 मेगावाट क्षमता के एक प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तेलंगाना में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4, BRS ने 9, कांग्रेस ने 3 और AIMIM ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें यहां बढ़ाना चाहती है, इसलिए पीएम का ये तेलंगाना दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले कल दिल्ली में BRS के लोकसभा सांसद पोथुगंती रामुलु ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पोथुगंती रामुलु के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा मिल गया है। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर बीजेपी आज महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मुद्दा तोड़ पकड़ता जा रहा है। 55 दिन बाद संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी है। संदेशखाली के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में जंगल राज है। संदेशखाली का संदेश सभी तक पहुंच चुका है। लोगों को पता है कि ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है, कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा है और संदेशखाली का संदेश देश की गली गली में गया है कि ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, उनको कुचला जाता है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में न जाने कितने संदेशखाली होंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे होंगे, लेकिन अब बंगाल की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है।
ना जाने कितनी ऐसी गलियां होंगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। और संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की रिमांड कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। रिमांड कॉपी में है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। रिमांड कॉपी के पहले पन्ने में कहा गया है कि शाहजहां शेख ने जांच अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। रिमांड कॉपी में वेस्ट बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि आरोपी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और गवाहों को धमकी देने की पूरी संभावना है। पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि शाहजहां शेख की रिहाई से नजर पुलिस स्टेशन एरिया में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच मनोज जरांगे का मैदान में उतरना अपने आप में समस्या पैदा कर रहा है। इस वजह से पेच काफी फंस गया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कई दौर के बैठकों के बाद भी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बहुत जल्द सीटों का समझौता हो जाएगा। बहुत कम सीटें बची हैं जिसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे मुंबई की बात आपने की, मुंबई में कांग्रेस 4 मांग रही है, शिवसेना भी 4 लड़ना चाहती है, पर इसमें बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा। एमवीए में मनोज जरांगे को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी मतभेद जारी है। मनोज जरांगे को लेकर अभी कोई भी पार्टी खुलकर नहीं कह रही है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए में पेच फंसा दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो जीत कराएंगे। हम जो लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र करके लड़ रहे हैं, हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, हमारे राज्य के लिए लड़ रहे हैं, देश हित के लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं किसी भी उम्मीदवार पे बात नहीं करूंगा या सीट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी बातें चल रही हैं। एमवीए में अगर आप देखें तो जो वरिष्ठ नेता है वो बातें कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र हित का हो वो जीत के आए। अब देखना होगा कि कब तक एमवीए की सीटों को लेकर समझौता हो पाएगा। और बड़ी खबर यह कि असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राणा के साथ और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में ज्वाइन किया है, क्या बजट है आप कांग्रेस? देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ के जाना पड़ा। राणा ने बुधवार को कांग्रेस की असम इकाई से इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले वो कई राजनीतिक कारणों का हवाला देकर पार्टी के संगठन प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी। उनके दावे के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या नाराज विधायक मान गए? देखिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस की आपसी कलह से निपटने के बाद कल शाम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार में सब कुछ ठीक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये। उधर नाराज चल रहे विक्रमादित्य ने शिमला पहुंचे डीके शिवकुमार से मुलाकात की। विक्रमादित्य ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। राजनीति में चर्चाएं तो सबसे होती है और उनका तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, ऑब्जर्वर से भी चर्चा करेंगे, पार्टी हाईकमान से भी चर्चा करेंगे, सब अपने जो हमारे साथी है, सहयोगी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। चर्चाएं तो होनी चाहिए। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जो मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए। सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर चुनाव की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर, दिल्ली में राज्यपाल वीके सक्सेना और साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच लेटर वॉर जारी है। अब किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर से जारी लेटर में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। लेटर में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयानों का भी जिक्र किया गया है। दरअसल बुधवार को उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस पर केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए राजनीतिक बताया था, जिसके जवाब में उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को उनके पुराने बयानों की याद दिलाई है।
ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बयानबाजी हो रही है। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के बेघर होने के बाद दिल्ली में उनका परिवार सड़क पर आ गया है। डीडीए ने अवैध निर्माण बताकर उनका घर गिरा दिया। अब हसन का परिवार टूटे घर के बाहर धरने पर बैठा है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले, उनके घरों में खुशियां वापस लौटाने वाले वकील हसन आज खुद सड़क पर हैं। उनके घर को डीडीए ने अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया है। इस वक्त आप देखेंगे कि वकील हसन अपने टूटे हुए घर के बाहर आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। खुले आसमान को छत बना करके सर्द रात में ये इस वक्त अपने परिवार के साथ यहीं बाहर बैठे हुए हैं। इस वक्त वकील हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रैट माइनर जिन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई। वकील जी, पूरा मामला क्या है? आपको कैसे पता लगा कि आपका घर तोड़ा जा रहा है? किस आधार पर घर तोड़ा गया? मुझे अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा कि टीडीए वाले को बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड है, और यहाँ पर और भी मकान, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, मेरे सामने मकान बने हुए हैं, पीछे बाउंड्री वॉल खिंची हुई है डीडीए की, और सामने एमसीडी का रोड भी बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही जो प्लॉट बताते हैं अनऑथराइज्ड है। और ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर है। अब याचिका में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्वामित्व की मांग वाली 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। साथ ही व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप गलत है। मस्जिद समिति की दलील है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी दूसरे तहखाने के भीतर पूजा करने का अधिकार नहीं है। और पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने पंजाब को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पंजाब के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज जनता को समर्पित किया। पंजाब के मोहाली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित बनाने संबंधित प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज मोहाली के लोगों के लिए समर्पित किया। एसएस नगर के फेज B1 में स्थापित ये संस्था हेपेटोलॉजी के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी केयर, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधित अति आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में की गई है। इस इंस्टीट्यूट में 80 डॉक्टर, 150 स्टाफ नर्स और 200 ग्रुप डी कर्मचारी समेत 450 के करीब स्टाफ होंगे। चंडीगढ़ पीजीआई के पूर्व प्रोफेसर वरिंदर सिंह को इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनके देखरेख में इसका संचालन किया जाएगा। लीवर एवं बिलियरी संबंधित बीमारियों वाले मरीज इस इंस्टीट्यूट में डॉक्टरी देखभाल सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब देश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां लीवर और बिलियरी रोग के मरीजों के लिए विशेष तौर पर इंस्टीट्यूट होगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज का लोकार्पण करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कहा, देखिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की सत्ता संभाली है तब से प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एवं बिलियरी साइंसेज का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को नई सौगात दे दी है। विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हेल्थ, एजुकेशन ते इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं असीं अपग्रेड भी करना है, नवें भी बनाने हैं, ते नंबर 1 भी टॉप क्लास की पढ़ाई होवे, टॉप क्लास का इलाज होवे, देश दे विच उन्हां हॉस्पिटल का नाम होवे। सो एक मैडिकल हब के रूप दे विच असीं सोचिया है, ਉਹਦਾ एक छोटा जिहा अज हिस्सा ਉਹਦੀ एक लड़ी अज उद्घाटन किया। बहुत सारिया मशीनां मैं देख के आया कि वो देश दे विच ही है नहीं, वो मशीनां जिहड़ियां इत्थे लगियां हैं, कहंदे भी प्राइवेट हॉस्पिटल च भी है नहीं। और राजस्थान के अलवर में नाम बदलकर धर्मांतरण करने का
मामला सामने आया है। शिकायत के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं। सख्त कार्रवाई के बाद भी ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के अलवर में किराए पर रहने वाली हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर लव जिहाद कराने का मामला सामने आया है। लड़कियों पर जबरन प्रेम कराने, शादी का दबाव बनाए जाने और धन परिवर्तन का आरोप लगाया था। शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों और एक युवक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 तारीख को 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि आरोपी युवक उनके कॉलेज तक पीछा करता था, शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और बार बार फोन कर परेशान कर रहा था। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और किसानों के दिल्ली कूच पर आज फैसला लिया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। आंदोलन कर रहे किसानों की दिल्ली कूच करने की योजना एक बार फिर से टल गई। किसान अब आज आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 29 फरवरी तक आगे बढ़ने का ऐलान किया था। वही किसानों के विरोध प्रदर्शन में हिंसा करने वाले लोगों के पासपोर्ट रद्द करने वाले हरियाणा पुलिस के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा है, पासपोर्ट और वीजा जारी करते हुए कुछ नियमों और शर्तें होती हैं। अगर किसी को उन नियमों का उल्लंघन करने का मामला आता है तो कार्रवाई हो सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन में शंभूकरण की मौत के मामले में हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। और पिछली तिमाही में देश की विकास दर 8.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया। भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। वर्ष 2023-24 के दिसंबर तिमाही में देश की शकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 8.4% की तेज रफ्तार के साथ बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया। अनुसूची ने गुरुवार को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2024 के लिए वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर 7.6% कर दिया है। इससे पहले जनवरी में अनुसूची ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान जताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों के कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। आज जारी हो सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी सीईसी की बैठक में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। गुजरात, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, गोवा और केरल पर सीईसी की मीटिंग में मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर और असम की सभी 14 सीटों पर चर्चा। राजौरी, अनंतनाग सीट से रविंद्र रैना के चुनाव लड़ने पर मंथन। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। सुबह 11 बजे झारखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिंदरी में 13,700 करोड़ की सौगात देंगे। 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। दोपहर 12:30 बजे धनबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। बरवा अड्डा में बीजेपी की जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। आरामबाग में विकास योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 10:30 बजे नादिया जाएंगे। कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बंगाल के बाद कल दोपहर 2:30 बजे बिहार के औरंगाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 5 बजे बेगूसराय जाएंगे। कई तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। 4 और 5 मार्च को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास कार्यों की देंगे सौगात। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी। 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। मोदी कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी। 300 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च। अनुराग ठाकुर ने कहा, योजना से 17 लाख लोगों को रोजगार। 1 करोड़ परिवारों को 15,000 सालाना आमदनी। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। दोनों सेनाओं के जवानों के बीच जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। डोनेट्स्क में पावर स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ। रूस ने फैब 1500 से पूरा प्लांट तबाह किया। अवदिव्का में लैंड माइंस की चपेट में आए रूसी टैंक। 2 रूसी टैंक माइंस की वजह से तबाह। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में खाक रूसी टैंक। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ रही वेस्टर्न स्पेशल फोर्स। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। यूक्रेनी पोर्ट शहर सुमी पर पड़ा हमला। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को किया तबाह।
सूमी में अनाज गोदाम के पास तैनात था एयर डिफेंस। रूस का हमले में बक M1 तबाह करने का दावा। यूक्रेन से जंग के लिए रूस की बड़ी तैयारी। जमीन और पानी पर चलने वाले टाइटन आर्मर्ड व्हीकल का किया परीक्षण। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का ड्रोन हमला। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को बनाया निशाना। रूस ने ईरानी सैटेलाइट पार्स 1 को लॉन्च किया। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर ऊपर स्थापित सैटेलाइट। यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। ओवैसी ने किया ऐलान। अखिलेश यादव की संभावित सीट समेत शिवपाल के सामने भी उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। अगले हफ्ते कांग्रेस CEC की पहली बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने MP, केरल समेत 6 राज्य की स्क्रीनिंग पूरी की। अगले हफ्ते यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, JNK की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मोदी कैबिनेट ने भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने की मंजूरी दी। 1.26 लाख करोड़ रुपए होगा खर्च। हिमाचल में टला कांग्रेस का संकट। CM बने रहेंगे सुक्खू। 6 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान। कमेटी में CM, डिप्टी CM और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष शामिल। अंदरूनी मामलों को सुलझाने के लिए 3 मेंबर आला कमान से भी होंगे। पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बदलाव का कोई सवाल नहीं, सुक्खू ही CM। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार बोले, हिमाचल में सभी मतभेद खत्म। ऑपरेशन लोटस फेल। 5 साल चलेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर ने कहा, व्हिप का उल्लंघन किया। CM सुक्खू ने कहा, मेरे इस्तीफे की खबर षड्यंत्र के तहत फैलाई गई। बीजेपी खुद अल्पमत में हमारी सरकार 5 साल चलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी एकजुट, जो मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए। DK शिवकुमार ने से मुलाकात के बाद बोले, विक्रमादित्य सिंह, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं। हिमाचल में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी। पसंद का लैपटॉप ले सकेंगे 10वीं 12वीं के टॉपर। हिमाचल में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जयराम ठाकुर बोले, विश्वास खो चुकी है कांग्रेस सरकार। जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा, हिमाचल में पूरी तरीके से बीजेपी विफल हुई। घटना से संकल्प और मजबूत हुआ। IDF के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। विध्वंसक हमलों के हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। सेंट्रल गाजा में IDF का प्रचंड हमला। IED के साथ कई जगहों पर इमारतों को तबाह किया गया। हमास के कमांड सेंटर भी तबाह। इजरायली सेना ने तबाह की माइनफील्ड। गोलन हाइट्स के सीज फायर लाइन में माइंस बिछाई गई थी। गाजा में UN सेंटर से IDF का हमला। बिल्डिंग में छिपकर हमास को निशाना बनाया गया। यमन में अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। अब तक हुती के 230 से ज्यादा ठिकानों पर घातक हमलों को अंजाम दिया। लेबनान में महाविध्वंस की तैयारी में है इजरायल। लेबनान में अंदर घुसकर इजरायल हमले कर सकता है। रेड सी में अमेरिकी ड्रोन पर विध्वंसक अटैक। MQ-9 रीपर ड्रोन पर 2 मिसाइलों से हमला। पुतिन की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग। कहा, धरती से अंतरिक्ष तक रूस हमले के लिए तैयार है। लाल सागर में हमलों के बीच चीन का बढ़ रहा है कारोबार। हुती, हमास और ईरान के साथ चीन। पंजाब के पूर्व CM चन्नी का दावा, मुझसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। DGP और रोपड़ के DIG को शिकायत की। पंजाब में बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा की। सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर और तरुण चुग समेत कई नेताओं को जगह मिली। आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 15 मार्च तक सत्र चलेगा। अखिलेश यादव ने समन पर CBI को जवाब भेजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने को कहा। अवैध खनन केस में होनी है पूछताछ। अखिलेश को CBI के समन पर भड़की डिंपल यादव। बोली, बीजेपी के हथकंडों से हम नहीं डरेंगे। तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल। GDP 8.4% बढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक विकास लाने के लिए प्रयास जारी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। DDA के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर होगी चर्चा। विधानसभा में भड़के CM केजरीवाल। कहा, पहले के LG सिर्फ नए काम नहीं करने देते थे, इन्होंने सब कुछ रोक दिया। LG की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया। कहा, दोषी ऑफिसर्स को नजरअंदाज कर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बिना बाधा के काम करने दें। दिल्ली के LG का CM केजरीवाल को जवाबी लेटर। का मुख्यमंत्री को आरोप प्रत्यारोप के बजाय खुद आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल सरकार पर आरोप। बोले, 9 साल में जितने घोटाले हुए वे सभी धीरे धीरे उजागर होने लगे। गोपाल राय ने कहा, DDA के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है। लोगों की जान बचाने वाले बेघर घूम रहे हैं। DDA की बुलडोजर कार्रवाई के बाद बोले, दिल्ली के LG रैट माइनर वकील हसन को नरेला इलाके में घर देने का प्रस्ताव। मुआवजे का ऐलान। 55 दिनों से फरार शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख।
कलकत्ता हाई कोर्ट का शाहजहां की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार। सीजे बोले कोई सहानुभूति नहीं, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट में ईडी की अर्जी, सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को टीएमसी ने किया सस्पेंड, कहा बीजेपी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, कहा कानून सुरक्षा देने के लिए हुई गिरफ्तारी, शाहजहां शेख को ईडी को क्यों नहीं सौंपा। संदेश खाली मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा, लोग इंसाफ चाहते हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा, ममता सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में हुआ पारित, माफिया और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। 1993 सीलियर बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी, 2 आरोपी दोषी करार। सीआरपीएफ के आईजी अनुराग अग्रवाल को मिली संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लोकसभा स्पीकर ने किया नियुक्त। फिनलैंड के हथियार से रूस पर हमले की आशंका, यूक्रेन कर सकता है फिनलैंड के हथियारों का इस्तेमाल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी मारे गए, फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। वेस्टर्न गैलिली इलाके में लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए, इजरायल का दावा, कई रॉकेट को मार गिराया। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का जबरदस्त हमले में हमास की कई इमारतें तबाह। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा हुई, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया। बैंकॉक के बाद एस्टोनियाई पीएम का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन जा सकते हैं एस्टोनियाई सैनिक। एक बार फिर विध्वंसक हुई गाजा जंग, इजरायली टैंकों ने गाजा में गोले बरसाए, पूरे गाजा में इजरायली टैंकों की मूवमेंट। लेबनान पर इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए। धमाकों से दहला दक्षिण लेबनान का इलाका, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब बरसाए। किसी भी वक्त शुरू हो सकती है इजरायल लेबनान जंग, बॉर्डर पर हथियार तैयार, सिर्फ सिग्नल का इंतजार। गाजा में आईडीएफ का घातक हमला, मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर विध्वंसक वार, नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़, लूट के भी आरोप। न्यूजीलैंड ने हमास को टेररिस्ट इकाई घोषित किया, हमास की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान। बेरूत में इजरायल लेबनान जंग का विरोध, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतरे, राफा बॉर्डर खोलने की भी मांग की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग लगने से भीषण हादसे में 44 लोगों की मौत, कई झुलसे। 7 मंजिला इमारत में आग लगने के कारण साफ नहीं, ढाका मेडिकल कॉलेज में जख्मी भर्ती। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों को मिली बड़ी सफलता, तलाशी अभियान में हेक्साकॉप्टर ड्रोन के साथ 3 पैकेट हेरोइन को बरामद किया। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर, एक शख्स ने 2 लोगों की कुदाल से काटकर हत्या की। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई, अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू को गिरफ्तार किया। एमपी के मोरेना में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई, जमीन विवाद में गोली चली, पथराव हुआ। राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब, कहा आगे से हमसे लेनी होगी इजाजत। यूपी पुलिस पेपर लीक के मामले में एसटीएफ का एक्शन, गाजियाबाद से आरोपी कपिल तोमर की गिरफ्तारी, 17 फरवरी को परीक्षा हुई थी। राजस्थान में जेईएन पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, एसआईटी ने आरोपी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष, एमिकस क्यूरी को हटाने की मांग। 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। डीआरडीओ ने बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, उड़ीसा तट पर पोर्टेबल लॉन्चर से 2 सफल परीक्षण किए। यूपी के हरदोई में महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई, जमीनी विवाद में दबंगों ने लाठी और डंडों से पीटा। बांग्लादेश से खबर है, बांग्लादेश के ढाका में आग लगने से भीषण हादसा हुआ, 44 लोगों की मौत हो गई है। इस अग्निकांड में कई लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आ रही है। 7 मंजिला इमारत में यह भीषण आग लगी, यह हादसा हुआ। ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं सभी झुलसे और घायल लोग। आग लगने की अभी तक वजह नहीं पता चली है, लेकिन इस अग्निकांड में 44 लोगों ने जान गंवाई। उधर अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव जारी है। अब तक 8,05,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से खाक, आग में कई घर और गाड़ियां जल गई। अगली वीडियो ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग का कहर। नवा कदल इलाके में एक घर में लगी आग, आग के पास
कि 3 और घर क्षतिग्रस्त। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस से आइस ब्रेकर शिप में लगी भीषण आग। सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट पर खड़े शिप पर भीषण आग लगी। करीब 50 लोग आग बुझाने में जुटे। अगली वीडियो ब्रेकिंग। बोलीविया से बोलीविया में भीषण बाढ़ का कहर। सड़क और घर सब पानी में डूबे। बाढ़ से करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत। तस्वीरों में देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बोलीविया में, और ये जानकारी मिल रही है कि इस बाढ़ की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगली वीडियो ब्रेकिंग। चीन में भीषण बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने। बीजिंग में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़क, घर, पेड़ सब बर्फ से ढक गए। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में भी बर्फ जमने की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सामने आई है जहां पहाड़ों पर देखिए किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर हादसा कैमरे में कैद। एक और तस्वीर आपके सामने। घर की छत से टकरा कर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर सवार सभी 6 लोग सुरक्षित। टेक ऑफ करने के बाद अचानक हेलीकॉप्टर नियंत्रित हो गया, इम्बैलेंस हो गया। 6 लोग इसमें सवार थे, लेकिन इमारत के पास जैसे ही जाकर ये टकराया, लोगों ने बचाने की कोशिश की। और इस बीच खबर ये है कि 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया। अब रूस से हैरान करने वाली वीडियो सामने आया है जहां आप देखिए कैसे पेंटर एस मिसाइल सिस्टम अचानक सड़क पर पलट गया और रूस के सोची शहर में मिसाइल सिस्टम पलट गया। रूस ने ईरानी सैटेलाइट पार्स 1 को किया लॉन्च। एक और तस्वीर आपके सामने। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर ऊपर स्थापित सैटेलाइट की यह तस्वीर। और यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के ड्रोन हमले की तस्वीरें भी आई सामने, जहां देखिए रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को कैसे बनाया निशाना। ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक पूरी तरह तबाह। अगली वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का हमला। यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह से इस हमले में तबाह। तस्वीरें देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए एक दूसरे पर गोलियां बरसाती हुई दोनों सेना। अगली तस्वीर। गर्मी में यूक्रेन से जंग के लिए रूस की बड़ी तैयारी। जमीन और पानी पर चलने वाले आर्मर्ड व्हीकल का परीक्षण। टाइटन आर्मर्ड व्हीकल को युद्ध में उतारने की तैयारी। एक बार फिर विध्वंसक हुई गाजा जंग। इजरायली टैंकों ने गाजा में बरसाए गोले। पूरे गाजा में इजरायली टैंकों की मूवमेंट। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इजरायली टैंक गाजा पट्टी में दाखिल हुए और वहां पर हमले किए। आईडीएफ ने गाजा की हवाई तस्वीर जारी की। गाजा में मानवीय सहायता का वीडियो शेयर किया। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत। और अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी खबर आई। ग्रीस की राजधानी एथेंस में उग्र प्रदर्शन की। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। इन हादसे को 1 साल होने पर इंसाफ की गई मांग। बेरूत में इजरायल लेबनान जंग का विरोध। एक और तस्वीर। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों की। गाजा में मदद के लिए राफा बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं।
बाइक रैली की तस्वीर होगी। अफ्रीका में रूस के समर्थन में यह बाइक रैली निकाली गई। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। एमपी के मोरैना में दो गुटों के बीच फायरिंग की तस्वीर। जमीन विवाद में गोली चली, पथराव हुआ। जेएनयू में देर रात जमकर हंगामा हुआ है। छात्रों के बीच जमकर मारपीट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एबीवीपी और लेफ्ट ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी ने वीडियो जारी कर आयशी घोष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। ये देखिए तस्वीरें। छात्रों के बीच मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है और एबीवीपी और लेफ्ट ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। छात्रों के साथ मारपीट, जमकर हंगामे की ये तस्वीर देर रात की है। जेएनयू की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां देर रात जमकर हंगामा होता रहा और छात्रों के बीच कैसे मारपीट हुई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां लगातार हंगामा बढ़ता रहा, मारपीट होती रही और एबीवीपी और लेफ्ट ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, ये पूरा मामला क्या था और इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में एसएल स्कूल जीबीएम में कल एबीवीपी और जो आईसी गुट के जो लोग थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल मामला यहाँ पर यह था कि विद्यार्थी परिषद के लोग आरोप लगा रहे थे कि इनकी तरफ से कुछ ऐसे लोग अंदर आए हैं कि जो स्टूडेंट नहीं है वहाँ कल जेएनयू के। इसी को लेकर बातचीत शुरू हुई और इसमें वही आईसी का ये कहना है कि यहाँ ये लोग किसी को बात रखने नहीं दे रहे थे, विद्यार्थी परिषद के लोग। तो दरअसल मामला यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों संगठन एक दूसरे पर बोल रहे हैं कि ये लोग माहौल खराब कर रहे थे। लगातार यहाँ पर जो कि जेएनयू में इस वक्त अभी फिलहाल जो छात्र संघ के चुनाव को लेकर अलग अलग हॉस्टल्स में जीडीएम चल रही है, अलग अलग स्कूल्स है तो वहाँ पर जीडीएम चल रही थी। उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जो अभी कल रात 2:30 बजे का मामला है वो एसएल स्कूल जीडीएम में हुआ है। तो यहाँ पर इनके ये जो विद्यार्थी परिषद है वो लगातार आरोप लगाता रहता है कि ये लोग बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं अपने संगठन के लोगों को। नजर बनाए रखें आगे इस हालात को देखते हुए क्या स्थिति और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।